बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं केमिस्ट्री के एक विशेष टॉपिक के साथ, जिसे हमने एक खास नाम से नवाजा है, मैन मेड मटेरियल, MQ, मानव के द्वारा निर्मित प्रमुख जो पदार्थ हैं, जो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया है, उसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हम इससे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं। दैनिक जीवन में जब हम अपने घर में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, तो जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं या जो पदार्थ हमारे सामने आते हैं, दिखाई देते हैं, वो उसका निर्माण में रसायन विज्ञान की भूमिका क्या है। हम अपने घर में जिन पदार्थों का डेली उपयोग करते हैं, चाहे जिस रूप में करते हैं, वह वस्त्र के रूप में हो सकता है, साबुन के रूप में होता है, घर में जो LCD होते हैं, टीवी होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसके जो कैबिनेट बने होते हैं, ये बनने में रसायन विज्ञान की क्या भूमिका है, रासायनिक पदार्थों की क्या भूमिका है, इसको हम इसमें देखेंगे। सुविधा से हमने इसे 7 खंडों में बांटा है और सातों ये जो खंड हैं, इसे हम 7 वीडियो में आपके बीच लेकर आएंगे। ये 7 खंड कौन हैं जो मैन मेड मटेरियल के अंतर्गत, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री डेली यूज में। पहला है रेशा, सामान्यतः वस्तु जिसको हम पढ़ते हैं, ये कैसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा है रबर, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा टॉपिक है साबुन, अपमार्जक, वॉशिंग पाउडर। 3 को कलेक्ट किया गया है, एक साथ रखा गया है, तिर्यक है। तीनों का उपयोग धुलाई कार्य में होता है और धुलाई हम समझ ही सकते हैं घरेलू उपयोग में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद है औषधि, दवा, ड्रग्स, और उसके बाद है कांच, ग्लास और सीमेंट लास्ट का है। तो हम आज इसमें से शुरू करेंगे रेशा के साथ। रेशा शब्द की जब बात आती है, रेशा है सामान्य अर्थों में रेशा फाइबर, इसे हम धागा कह सकते हैं। रेशा और प्रकृति में जो हम देखते होंगे कपास को, पटसन को, जूट को, और उससे भी बहुत सरल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं केला। केला के में जो हमें धागा धागा टाइप का आता है वो रेशा है। तमाम वनस्पति कोशिकाएं, वनस्पति कोशिका की दीवारें एक खास कार्बनिक यौगिक से बना होता है, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। हमें ध्यान में रखना है, वनस्पति कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका अणुसूत्र मोलेकुलर फॉर्मूला C6H10O5 होता है। रेशा का निर्माण इसी से होता है, वह प्राकृतिक रेशा हो या आर्टिफिशियल रेशा हो। प्राकृतिक रेशा का निर्माण हुआ है सेलुलोज से, और सेलुलोज से ही सारे अन्य दूसरे रेशाओं का निर्माण होता है। तो हम सेलुलोज को समझने पहले, सेलुलोज वनस्पति कोशिका की दीवारों का निर्माण इसी से होता है। सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप अगर आपको देखना है, आप अपने बराबर इस्तेमाल करते हैं कागज। कागज सेलुलोज का शुद्धतम रूप है। यह लकड़ी या फिर लकड़ी जैसे जो कह सकते हैं रुई या अन्य चीजों के लुगदी से तैयार होता है। गेहूं का भुस्सा उस्सा भी इसमें इस्तेमाल होता है कागज के निर्माण में। उससे जो भुस्सा से जो कागज निर्मित होता है वो उतना बेहतर नहीं होता, उत्तम क्वालिटी का नहीं होता। कूट के निर्माण में जनरली उसका इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले रेशा से, जब हमसे पूछा जाए रेशा है क्या, तो रेशा धागा है और इसी से बुन करके बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम अब देखते हैं रेशा को वर्गीकृत कैसे करते हैं। रेशा को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है कृत्रिम रेशा। रेशा वर्गीकरण करेंगे, प्राकृतिक, कृत्रिम। कृत्रिम रेशा को ही हम लोग कहते हैं संश्लिष्ट रेशा। संश्लिष्ट रेशा
सिंथेटिक फाइबर और प्राकृतिक रेशा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल जूट, कपास आदि, ये सब हमारा नेचुरल रेशा है। आर्टिफिशियल रेशा कौन कौन है इसको हम देखेंगे, लेकिन ध्यान से रखना हमको, नेचुरल रेशा जो भी है प्राकृतिक रेशा वह सेल्यूलोज का बना होता है। ये सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं, सेल्यूलोज के होते हैं। कृत्रिम रेशा का निर्माण, कृत्रिम रेशा सरल कार्बनिक यौगिकों का, सरल अणुओं का कहले बहुलक होता है। बहुलक नहीं कहने का अभिप्राय है कि छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बहुलक। हमें थोड़ा बहुलक समझना पड़ेगा। अब हम बारी बारी में देखेंगे संश्लिष्ट रेशा के बारे में। प्राकृतिक रेशा के संदर्भ में तो सीधा है, यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, सेल्यूलोज का बना होता है और इसके सीधा मतलब सरल एग्जाम्पल हमें दिखाई देगा जूट, कपास। सेल्यूलोज का अनुसूत्र हमें ध्यान में रखना है। सेल्यूलोज प्राप्त कहाँ होता है? वनस्पति कोशिका की दीवारें सेल्यूलोज की बनी होती है। और अब हम देखते हैं संश्लिष्ट रेशा। संश्लिष्ट रेशा, कृत्रिम रेशा। संश्लिष्ट रेशा के संदर्भ में हमने कहा कि संश्लिष्ट रेशा सरल अणुओं का बहुलक होता है। यह एक बहुलक है। इसका बहुलक है, बहुलक है। जनरली यह सामान्यतः एमाइड का और ईस्टर का, एमाइड और ईस्टर का बहुलक होता है। सामान्यतः हमने कहा एमाइड और ईस्टर के अलावा भी किसी का बहुलक हो सकता है, लेकिन जनरली जो रेशा हमें दिखाई देता है वो एमाइड यौगिक का और ईस्टर का बहुलक होता है। इसके क्लासिफिकेशन में जब हम आएंगे तो विशेष रूप से देखेंगे एमाइड के का बहुलक से कौन सा रेशा बना है और ईस्टर के बहुलक से, बहुलक ईस्टर का बहुलीकरण से कौन सा रेशा बना है। अभी तो फिलहाल हम समझते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं, थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। बहुलक कहते हैं किसको है? बहुलक को समझने के लिए हमें बहुलीकरण को जानना पड़ेगा। बहुलीकरण, पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण थोड़ा समझ ले, नाम को थोड़ा शाब्दिक अर्थ देने की कोशिश करें। शब्द को अर्थ देने का जब हम प्रयास करेंगे तो उसी में इसका डिफिनेशन स्पष्ट होगा। बहुल को एक करने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो बड़े अणु को छोटे अणु का बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, 3C2H2 एसिटिलीन है। एसिटिलीन के 3 अणु, इसको जब हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब, लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करते हैं तो बनता है बेंजीन, C6H6 बेंजीन। यहां बेंजीन जो है यह इसका कहलाएगा पॉलीमर, बहुलक। और स्वाभाविक है बेंजीन का ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोनोमर, एकलक। मोनोमर को हिंदी में कहते हैं एकलक। और एकलक का, एकल का नाम है एकल। एकल एक एक का मिलकर बहुत बनना कहलाता है बहुलक। इस क्रिया को कहेंगे, सॉरी जो बना उसको कहेंगे बहुलक, क्रिया को कहेंगे बहुलीकरण। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक एक मिलकर अनेक हो जाते हैं। एक एक मिलकर यानी इस तरह से कह सकते हैं इसका एक प्रकार से सम्मिलित करना है, मिलन है। इसकी दो प्रक्रिया से ये होता है। एक होता है कंडेंसेशन से और दूसरा होता है एडिशन से। पॉलीमेराइजेशन भी जो होगा, पॉलीमेराइजेशन यानी बहुलीकरण, दो बताया गया कि बहुत का एक होना। ये एक जो होते हैं इस इनके जो रास्ते हैं इस आधार से इसको 2 पार्ट्स में हम रख सकते हैं, कंडेंसेशन और एडिशन। कंडेंसेशन को हिंदी में कहते हैं संघनन और इसका कहते हैं संयोजन। इसका संघनन, इसको थोड़ा समझिए, संघनन और संयोजन।
संघनन शब्द है अलग अलग जो बिखरा हुआ है उसको करीब आकर के, निकट आकर के एक विशेष आकृति में अपने को तब्दील कर लेना। जैसे ओस बूंदों का जो निर्माण होता है वो संघनन की प्रक्रिया। वायुमंडल में जो जलवाष्प कण है वो धूल के कण पर आकर के आपस में आस पड़ोस के जलवाष्प मिलकर के बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। और संयोजन जोड़ना होता है, एक से लिंक दूसरा, दूसरा तीसरा, इस तरीके से ऐड करने की क्रिया को कहेंगे संयोजन। और संघनन एक जगह पर आकर मिल जाने की क्रिया को कहेंगे संघनन। तो इस तरीके से दोनों तरीके से बहुलीकरण होता है। इस प्रकार से बना कंडेंसेशन से बना को हम दूसरा बहुलक कहेंगे, यानी कंडेंसेशनल बहुलक हो जाएगा। एडिशन से बना हुआ एडिशनल बहुलक हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग बहुलीकरण चैप्टर में विशेष रूप से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमें ध्यान में रखना है रेशा, संश्लिष्ट रेशा, कृत्रिम रेशा बहुलक है। जो कृत्रिम है, संश्लिष्ट रेशा या कृत्रिम रेशा एक ही कहलाता है। मानव द्वारा निर्मित रेशा है जिसे प्रकृति ने दिया, और परमात्मा के द्वारा दिया जो है वो कहलाता है हमारा प्राकृतिक, और जो मनुष्य के द्वारा दिया बनाया जाता है वह कहलाता है संश्लिष्ट रेशा। तो अब संश्लिष्ट रेशा प्रमुख बहुत तरह के रेशा है, लेकिन इनमें से कौन कौन सा रेशा है जो प्रमुख है इसको हम देखते हैं। संश्लिष्ट रेशा में प्रमुख संश्लिष्ट रेशा बारी बारी से हम इस चैप्टर में जिसको पढ़ेंगे। पहला है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर या इसको पॉलीइस्टर भी कहते हैं। चर्चा होगी तो विशेष रूप से, और उसके बाद है पॉलीएमाइड। सबसे पहले हम लोग रेयॉन को पढ़ते हैं। रेयॉन कैसे बनता है? हमने जैसा जिक्र किया है वनस्पति कोशिका की दीवारी सेलुलोज की बनी होती है। तो रेयॉन के निर्माण के लिए सबसे पहले हम सेलुलोज को इकट्ठा करते हैं। सेलुलोज को किस रूप में इकट्ठा करेंगे? तो रुई और लकड़ी से प्राप्त लुगदी के तौर पर, यानी बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा जो होता है, सारा पार्ट्स जैसे कह सकते हैं, थोड़ा पानी में या किसी में मिलाकर उसको जो डिकम्पोज कर दिया जाता है, विघटित यानी अपघटित रूप जो होता है उस रूप में हम तैयार करते हैं, प्राप्त करते हैं सेलुलोज को। ये लुगदी है रुई का या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का। इसमें जब डाला जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम रुई और लकड़ी से प्राप्त सेलुलोज को की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या दूसरे शब्दों में कहें उसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। इस गाढ़े द्रव को विस्कोस कहते हैं। खूब ध्यान से हमें देखना है, इस गाढ़े द्रव को विस्कोस कहते हैं। रुई और लकड़ी आदि से प्राप्त सेलुलोज में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है जिसे हम विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होकर जब हम प्रवाहित करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से विस्कोस को प्रवाहित करने पर अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया के बाद लिया था सेलुलोज का लुगदी रूप लिया था, और सेलुलोज ही वापस भी कर देगा। बीच में यानी मैकेनिज्म क्या हुआ? लुगदी के रूप में सेलुलोज आया था, विस्कोस के रूप में पहले बीच में आया, और बाद में जब आया तो रेशा रेशा की तरह आ गया, यानी रेशेदार सेलुलोज आया। और इसी रेशेदार जो यहाँ पर जो सेलुलोज प्राप्त हुआ इसको हम लोग रेयॉन कहते हैं। तो रेयॉन का निर्माण वनस्पति कोशिकाओं के सेलुलोज से होता है। सेलुलोज को कहाँ से हम लाएंगे? तो लकड़ी या रुई से सेलुलोज को इकट्ठा करते हैं। उनसे प्राप्त सेलुलोज को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं तो एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, इसे विस्कोस कहते हैं। और इस विस्कोस को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रेशेदार सेलुलोज प्राप्त होता है। प्राप्त रेशेदार सेलुलोज को रेयॉन कहते हैं। यानी रेयॉन से अगर हमसे पूछा जाए कि रेयॉन क्या है
तो रेयॉन एक रेशेदार सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का ही बहुलक है। और उपयोग देखिएगा तो वस्त्र बनाने में, टायर कोड में, दरिया बनाने में रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा था मोटा मोटी रेयॉन। मुख्य रखता याद करने के लिए विस्कोस याद रखना है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना है, और इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड याद हमको रखना है। और दूसरा हमारा है, अब हमारे पास जो दूसरा रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन के बारे में हम सबसे पहले जान लें, यह प्रथम आर्टिफिशियल रेशा है। ये अगर आपसे पूछा जाए प्रथम संश्लिष्ट रेशा जिसको मानव द्वारा, यह प्रथम संश्लिष्ट रेशा है। दूसरा, इसका निर्माण न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ, इसलिए इसका नाम NYLON, इसका जो NY पार्ट्स है वो न्यूयॉर्क को और LON पार्ट्स है वो लंदन को बताता है। तो ये दो शहरों के नाम से बना है नायलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन में इस रेशे का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, इसकी शुरुआत वहीं से हुई, इसलिए हम इसे नायलॉन के नाम से जानते हैं। यह भी बहुलक है और यह एमाइड श्रेणी के कंपाउंड के बहुलीकरण से मिला। अब एमाइड में किसके, तो थोड़ा जिसका यह बहुलक है उसको हम देखते हैं। यह बहुलक है HOOCCH2COOH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? तो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दो समूह, इधर भी है इधर भी है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोलेकुल होते हैं उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म होता है HOOCCH2NCOOH। ये है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। N की जगह जब आप शून्य रख देते हैं अर्थात जीरो एक N रखेंगे हम वहां पर, N बराबर क्या रखना है? 0 1 2 3 इस तरीके से रखिए 4। जब वहां N बराबर शून्य रखेंगे तो जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा वो होगा HOOC, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, यानी CH2 एक भी नहीं है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। N बराबर 1 रखेंगे तो एक CH2 दो, यानी एक CH2 हो जाएगा और 2 COH होगा। 1 रखने से जो ये बना वह कहलाता है मैलोनिक एसिड। तो फिर इसी तरह से 2 रखिए तो 2 रखने से एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसको कहते हैं गुलाटिक एसिड। और 3 रखने से जो आएगा उसको कहते हैं उसको कहेंगे हम एडिपिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर एडिपिक एसिड, सॉरी 3 रखने से जो आएगा उसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड, और 4 वहां पर रखेंगे यानी कि देखो 4 रखा है तो जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं एडिपिक एसिड। तो यहाँ हम जनरल्स जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जनरल फॉर्म हम याद रखते हैं HOCC CH2ON COOH। N की जगह 0 1 2 3 4 आता रहेगा, और 0 1 2 3 4 इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए, N का वैल्यू के लिए हमको ध्यान में रखना है। एक वाक्य है, इसको ध्यान में रखिए, ओ माय सन गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। ये N का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, यहाँ N की जगह 0 बैठाएंगे अर्थात CH2 एक भी नहीं होगा। तो O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, O से ऑक्जेलिक, M से मायरोनिक, S से सक्सिनिक, G से गुलाटिक, A से एडिपिक, P से पार्विक। इस तरीके से हमारा हम CH2 होल N ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का।
तो नाइलॉन में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में N का जो चार CH2 का जो चार मोलेक्यूल होता है वो लिया जाता है, उसकी संख्या 4 होती है, एडीपी एसिड है। फिर एक चीज यहां देखिए, उसकी अभिक्रिया कराते किसको से हैं, तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। फिर मामला 2 का है, 2 ठो एमीन समूह है और मिथिलीन कितना है, CH2 6 है। CH2 को कहते हैं मिथिलीन, CH2 क्या कहलाता है, मिथिलीन। अल्कीन का, अल्कीन को ही हम लोग अल्कीलीन भी बोलते हैं, अल्कीलीन। इसका जनरल फॉर्म होता है CnH2n। n बराबर जब 1 रखते हैं तो कंपाउंड प्राप्त नहीं होता है, एक समूह प्राप्त होता है, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होता है, रेडिकल प्राप्त होता है, कंपाउंड नहीं है। इस तरह से ध्यान रखना है, CH2 कंपाउंड नहीं है, CH2 एक यौगिक का पार्ट्स है, रेडिकल है। अब वहां उसी से नाम पड़ गया, एक कार्बन बैठाने के कारण एक की काउंटिंग होती है मिथ, इसलिए उसका नाम हो गया मिथिलीन। और 6 क्यों, 6 है इसलिए। डाइएमीन क्यों, 2 ठो एमीन समूह है इधर NH2 तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। और एडीपिक एसिड के बहुलीकरण से एक रेशा प्राप्त होता है, जिस रेशा को हम कहते हैं नाइलॉन। अब ये बहुलीकरण कैसे होता है, तो फिर देखिए, यानी बहुत से मेरे ये डॉट डॉट कह रहा है कि ये आगे भी है पीछे भी है। ये पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, यह किसका पार्ट्स है, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन का। और इधर बीच में आया एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड का। फिर इधर है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, फिर आगे आएगा एडीपिक एसिड। जहां जहां कनेक्शन है वहां हेक्सामिथिलीन डाइएमीन का हाइड्रोजन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एडीपिक एसिड के OH जंक्शन पॉइंट पर दोनों मिलकर के H2O के रूप में हट जाएंगे, यहां हट गए हैं। फिर देखिए किससे लेना है, OH लेना है हमको किससे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी एडीपिक एसिड से। और H किससे लेना है, तो डाई हेक्सामिथिलीन डाइएमीन से। कनेक्शन पर से H2O हटा के जो बच जाए, यहां से दोनों को हटा दीजिए, बच क्या जाएगा, HNOC CH2 CO NH CH2 O6 O6 के बाद फिर देखिए रिपीट होगा CH2 CO, यानी यही रिपीटेशन होते रहेगा। और यह जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग नाइलॉन कहते हैं। नाइलॉन का क्लासिफिकेशन उसकी रचना पर, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर कई रूप से किया गया है, जिनमें से मूलतः नाइलॉन जो हमारा है प्रमुख नाइलॉन है नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 कह ले या 66, इसको ऐसे भी लिखते हैं 66 कॉमा लेकर के, और नाइलॉन 3। काफी इसके व्यापक उपयोग हैं। इससे हम लोग मच्छरदानी या फिर यूं समझ लें मछली मारने वाला जो जाल होता है, वह कई तरह के वस्त्र और बहुत तरह की चीजें नाइलॉन से प्राप्त होता है। तो ये हमारा था नाइलॉन का एक मोटा मोटी आइडिया। नाइलॉन कहते किसको है, प्राकृतिक रेशा में यह प्रथम प्राकृतिक रेशा है। इसका निर्माण न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ, इसलिए इसको हम लोग नाइलॉन के नाम से जानते हैं। इसको एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, यही ध्यान रखना, एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से नाइलॉन का निर्माण होता है। नाइलॉन के बाद हमारा नाइलॉन 6 जो होता है उसके निर्माण में कैप्रोलैक्टम का उपयोग होता है। ये में ध्यान रखना है, नाइलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आर्टिफिशियल रेशा में अगला रेशा है पॉलिस्टर। नाम यह है पॉलिस्टर, इसको फिर से संश्लेषित करें, पॉलीस्टर, ईस्टर का बहुबहुलक, इसको हम कहेंगे ईस्टर का बहुलक। ईस्टर किसे कहते हैं, इस नाम से स्पष्ट है, पॉलिस्टर। ईस्टर को अगर हम समझते हैं तो पॉलिस्टर को समझने में सुविधा होगी। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इसका COOR होता है। निर्माण कैसे होता है ईस्टर फैमिली का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं तो हमारा ईस्टर
प्लस वाटर बनता है, और इस क्रिया को कहते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। एस्टर, अब इस तरह से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एसिड प्लस बेस, अल्कोहल बेस होता है, एसिड प्लस बेस मिलकर के एस्टर और वाटर, अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल, तो इसकी प्रकृति लवणीय होती है एस्टर की। तो इससे इसका निर्माण होता है जल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH, अल्कोहल का HOR गैस कर दीजिए। अब यहां से जब दोनों कनेक्ट हुआ करते OH, इससे H मिलकर के H2 हो गया और ये साथ हो गया, क्या हो जाएगा RCOOR गैस, ये कहलाएगा ईस्टर और ये हुआ H2O वाटर। तो ईस्टर के बहुलीकरण से, यानी ऐसे जो फैमिली होंगे उसके बहुलीकरण कराने से पॉलिस्टर का निर्माण होता है। अब ये बनेगा कैसे पॉलिस्टर, तो थोड़ा सा देखते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक का हमने चर्चा किया था कि डाई कार्बोक्सिलिक जो होते हैं, इधर HOOC होंगे, बीच में CH2 की संख्या होगी, CH2 ये सब होता है, और फिर लास्ट में COH होते हैं। थोड़ा सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बीच के जो CH2 हैं इसको हटा करके हम ऐसे लिख देते हैं HOC, और बीच में एक ऐसे, ये प्रतीक है हाइड्रोकार्बन का, ये जो समूह आया है बीच में सिंपल हाइड्रोकार्बन का CH2 का प्रतीक है, और COOH लिख सकते हैं इसका। और इसी तरीके से अब यह है डाई हाइड्रोक्सिल, इसे हम क्या कहेंगे डाई हाइड्रोक्सिल, डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह, और ये है डाई कार्बोक्सिल, डाई कार्बोक्सिल। अभी हमने जिक्र किया है कि अल्कोहल डाई कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं, तो डाई हाइड्रोक्सिल समूह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बहुलीकरण करके जो बहुलक का निर्माण करते हैं उसे पॉलिस्टर बोलते हैं। बस ध्यान में रखना है, अल्कोहल एसिड एस्टर, अल्कोहल और एसिड निर्माण करते हैं एस्टर का। डाई हाइड्रोक्सिल समूह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो बहुलक देते हैं, जो प्राकृतिक रेशा कृत्रिम रेशा देते हैं, उसे हम लोग पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर की बहुत विशेषता है, जिससे इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यह पानी को बहुत ही कम अवशोषित करता है, इसलिए इसके जो कपड़े होते हैं उसे आप जब यूं ही खींच करके धो करके जब हम उसको रख देते हैं तो वो जल्द सूख जाता है। तो पॉलिस्टर का जल्द सूखने का कारण क्या है कि इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता बहुत बहुत कम होती है। दूसरा इसकी जो विशेषता है जो इसे खास रूप प्रदान करता है वह है इसके कपड़े को निचोड़ने पर, भिगोकर निचोड़ते जब हैं तो उसमें सिलवटें नहीं आती, यानी उसमें जो कहते हैं ना सिकुड़ जाना, ये नहीं आता है। इसलिए पॉलिस्टर के बने कपड़े पर आयरन की भी कम आवश्यकता पड़ती है, और इसके बहुत सारे ब्रांड विकसित हैं, और पॉलिस्टर को कई ब्रांडों से शहर में बाजार में बेचा जाता है। तो इसके बने कपड़े से हमने बताया कि बहुत जल्द सूखते हैं, सिलवटें नहीं पड़ती है, इसलिए इस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है, काफी महत्व उपयोगी कह सकते हैं कि यह आर्टिफिशियल फाइबर है। लास्ट है हमारा पॉलीएमाइड, चौथा नाम से है पॉलीएमाइड। एमाइड श्रेणी का है, एमाइड के बहुलीकरण से होगा CONH2। अब इस दृष्टिकोण से पीछे जो हम लोग देख रहे थे कि इसका नायलॉन का, तो उसको भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो पॉलीएमाइड कहा जाएगा, हमसे पूछा जाए क्या है, तो वैसे यह कृत्रिम रेशा है जो एमाइड श्रेणी के यौगिक के बहुलीकरण से बनता है। पॉलीएमाइड में कई एमाइड हैं जो काफी प्रचलित हैं, उसमें नायलॉन का जिक्र हमने किया, नायलॉन 6, नायलॉन 3, नायलॉन 66 भी इसी श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा पॉलीएमाइड की जो बहुत उपयोग किए जाते हैं, खास करके सुरक्षा क्षेत्र में इसके काफी इस्तेमाल होते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनते हैं वो पॉलीएमाइड भी होते हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रेशे का बहुत उपयोग है। कृत्रिम रेशा मूल रूप से अगर हम देखेंगे
तो सेलुलोज को ही किसी न किसी रूप में चेंज करके कृत्रिम रेशा का भी निर्माण होता है। तो प्राकृतिक रेशा का तो आधार सेलुलोज है ही। ये था हमारा प्राकृतिक रेशा था, कृत्रिम रेशा था, यानी रेशा टॉपिक पर हम आज इसमें आपके बीच में उपस्थित थे। फिर आगे हम इसके अलावे जो विशेष 7 टॉपिक दिए हैं इसके साथ हम उपस्थित होते रहेंगे।